तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक बाजार महाराजगंज में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण किया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का माल्यार्पण भी किया। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, भारत संत महात्माओं की पुण्य भूमि है। नाथ परंपरा, जहां तक मैं जानता हूं, नाथ परंपरा समाज को तोड़ने वाली कभी नहीं रही। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भी नाथ संप्रदाय ने कभी विचार नहीं किया। नाथ संप्रदाय ने बराबर समाज को जोड़ने की कोशिश की। कौन इस सच्चाई को भूल सकता है? जिन्हें अछूत कहा जाता था, लोग कहते थे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको भी मंदिर में प्रवेश कराने की पहल यदि किसी ने की थी तो बहनों भाइयों, पूज्य अवैधनाथ जी ने वह पहल की थी। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा था कि यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वो विगत में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो ना, जिस भाव जिस प्रथा के साथ लोग यहां पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर लोग बैठे हुए हैं, इस चित्त यहां पर बैठे हुए हैं। यह दर्शाता है कि भारत की सनातन यानी नित्य नूतन और चिर पुरातन जो संस्कृति है उसके प्रति भी आपकी आस्था है, और साथ ही साथ आपकी नाथ संप्रदाय के प्रति आस्था है, और आप पूज्य महंत अवैधनाथ जी के प्रति भी आप सबकी आस्था है। गाजीपुर के कासिमाबाद में बीजेपी ने अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सम्मेलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत करी। इस दौरान बीजेपी ने भीड़ जुटाने का काफी प्रयास किया और आगामी चुनावों में ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश भी की। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आ जाए तो भाईजान के साथ में मिलकर हैदराबादी बिरयानी वाले षड्यंत्र करने के लिए आप लोगों के बीच में आ जाए। यूपी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों के गठबंधन को ऐलान हो चुका है। बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल रहे। संजय निषाद ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी के साथ निषाद पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी जल्द बात बन जाएगी। अब बड़ी घोषणा ये थी कि 2022 में सरकार बनानी है योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में। दूसरा भी करना था कि हमारे समाज के जो मुद्दे थे, आरक्षण और जो भी हमारे पिछली सरकारों ने छीन रखा था, ये सारे मुद्दों पर माननीय शीर्ष नेतृत्व और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल करना शुरू कर दी और उन्होंने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा और उसके सार्थक परिणाम बहुत जल्द आएंगे। और उन्होंने मन से घोषणा भी की कि जो जो भी इनके मुद्दे हैं धीरे धीरे समय पर आपको सब दिखेंगे और इन्हें सम्मान भी मिलेंगे, सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और निषाद पार्टी अपने संबल से चुनाव भी लड़ेगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार उनके वसीयत को लेकर एक और खुलासा हुआ। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने जिस रजिस्टर्ड वसीयतनामे का जिक्र किया है उसमें महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य ने महंत बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। इतना ही नहीं, महंत नरेंद्र गिरी ने एक नहीं बल्कि 3 बार वसीयत बनवाई और हर बार उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बदला है। बताया जा रहा है कि पहली बार जब वसीयत बनी 2010 में तो उन्होंने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था। इसके बाद 2011 में वसीयत को चेंज किया। दूसरी बार वसीयत जब तैयार हुई जिसमें शिष्य स्वामी आनंद गिरी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, वहीं पर अंत में 2020 में एक वसीयत फिर से बनाई जाती है जिसमें दोनों ही वसीयत को दरकिनार करते हुए वापस से बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकारी फिर से घोषित किया गया है।
तो वहीं सहारनपुर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अवैध धर्मांतरण को लेकर मदरसों की जांच करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रांत प्रमुख सूर्यकांत सिंह ने कहा, हिंदू जागरण मंच काफी लंबे समय से मदरसों और मौलवियों के क्रियाकलापों को देखते हुए इनकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इनकी जांच की मांग करता चला आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिले जैसे कि बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच ने मुद्दा उठाया था और संगठन के प्रयासों से कुछ लोगों की घर वापसी भी हुई है। सहारनपुर में मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई को लेकर अमन यात्रा निकाली गई। यात्रा निकाल रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार मौलाना को झूठे केस में फंसा रही है। तो वहीं मार्च को संबोधित करते हुए मुफ्ती अतराउर रहमान ने सरकार पर आरोप लगाया, प्रदेश और देश का माहौल खराब करने के मकसद से न केवल मुस्लिम रहनुमाओं और उलेमाओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर अपनी मानसिकता को साबित कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मुस्लिमों को मोहरा बना रही है। मुल्क के एक अजीम स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धर्मांतरण यानी जबरन किसी हिंदू भाई को मुसलमान बनाने का एक तरीके पर उन पर इल्जाम है जो सरासर गलत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी अमन के तरीके पर चलते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क ने अपने अपने मजहब का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार दिया है। उसी अधिकार का मौलाना इस्तेमाल कर रहे हैं और तरह तरह के इल्जामात लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन पर जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, उनकी तरफ से जो वकाला हैं वो सही तौर पर अपने आप को और मौलाना को पेश कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मौके पर बहराइच में भी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अक्षयवर लाल गौड़, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित जिले के तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विकासोत्सव थीम पर तमाम प्रकार की प्रदर्शनियां भी लगाई गई, जिसमें एक जिला एक उत्पाद को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है और आत्मनिर्भरता से लेकर सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ये स्कीम है सरकार की, जिसके तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तो जो हमारा उद्योग विभाग है उसके जिम्मे था, जैसे में कृषि विभाग के लिए भी लोग आए जिन्होंने लोगों को किसानों के लिए काम किया है और जिन लोगों ने अच्छा काम किया जिले में, चाहे पराली के क्षेत्र में अनाज उत्पादन के लिए उनको भी सम्मानित किया गया, केले के क्षेत्र में, सब्जी के क्षेत्र में, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में, या छोटे छोटे जो जिस बनाते हैं जिन्होंने अपना बना करके बाजार में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी आज सबको आमंत्रित किया गया था कि उनको प्रोत्साहित किया जाए कि इसी प्रकार का वो उत्पादन कर करके अपने भी अपने परिवार का भरण पोषण करें, जिले का भी। इटावा में आज सशस्त्र सीमा बल की ओर से आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली असम से राजघाट नई दिल्ली तक जाएगी। आज रैली इटावा गोपाल ढाबा पहुंची, जहां पर क्षेत्रीय लोगों ने रैली में पहुंचे देश के जवानों का जोरदार स्वागत किया है। फूल मालाओं के साथ में स्वागत हुआ। साइकिल रैली राजघाट पहुंचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट हरिप्रकाश ने बताया, रैली का उद्देश्य देश की जनता को जागरूक और सीमा पर मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि देना। मकसद जो है, जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आह्वान से, उनके निर्देश से जो स्वच्छ भारत अभियान मेन जो है, जो हमारे आज़ादी में शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान दिया है, आम जनता में जागरूकता फैलाना, उनको याद करें, उनको नमन करें। इसके साथ साथ जहाँ से हम गुजरे हैं, जिस जनपद से हम गुजरे हैं, वहाँ पर जो भी शहीद हुए हैं उनको हमने सम्मानित किया है। आजमगढ़ में आज आशा बहुओं और संगिनियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आशा बहुओं संगिनियों का मानदेय बढ़ना चाहिए। अधिकारी लगातार शोषण और वसूली कर रहे हैं, शिकायत करने पर धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वो कोई सख्त कदम उठा सकते हैं।
हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि 3 महीना से हमारी आशा और आशा संगिनियों का मानदेय रुका हुआ है, जिसमें एक 750 का पेमेंट होता है, वो भी नहीं जा रहा है, और एक 1250 का पेमेंट होता है हमारी संगिनियों का। उस पैसे को काट के हर CSC PSC से भेजा जाता है, लेकिन वो 3 महीने से नहीं मिल रहा है। और एक मांग है मार्टिनगंज BCPM अनीता चौरसिया की कि वो आसाओं से धन वसूली कर रही हैं, 5000 खाते में भेज के 2000 लेना, हर वाउचर पे 500 300 लेना, जिसका आइडियो क्लिप हम लोगों के पास है। लेकिन इन सब शिकायत को करने के बाद भी BCPM अनीता चौरसिया ने खुद कहा है कि मेरी जांच कौन करेगा। मैं CMO और DIO संजय को तो खुद महीने का पैसा पहुंचाती हूं। मुरादाबाद के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने शिरकत करी, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो चाहे कोई भी कार्ड खेलें, लेकिन जब उनके पास जमीन ही नहीं है तो क्या हवा में खेलेंगे। कांग्रेस बीते कई सालों से मुस्लिमों को बरगलाती आ रही है, लेकिन अब उनका कोई कार्ड काम नहीं है। कांग्रेस कोई भी कार्ड खेले, जब आपके पास जमीन ही नहीं है तो आप हवा में कैसे खेल पाएंगे। मुस्लिम समाज समझ चुका है कि 75 साल तक 70 साल तक उन्हें कुछ भी नहीं है मुस्लिम समाज को मिला। इसकी देन जो है कांग्रेस है। आज अगर आप मुरादाबाद में मैं खड़ा हूं, मुरादाबाद शहर में DM साहब हमारे बगल में खड़े हैं, इस सारे आंकड़े मैं आपके सामने बोलता हूं। जिस भी आप सरकारी निजाम से आए हुए सारे वेलफेयर स्कीम, जल कल्याणकारी योजनाओं को देखिए और देखिए उसमें जो लाभान्वित लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज है, उसमें मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं। क्या इतिहास में कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड किसी सरकार ने दिखाया है। हम न तो भेदभाव के साथ न कोई तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन मुस्लिम। सिद्धार्थनगर में खंड विकास अधिकारी सतीश सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकारी अपने समर्थकों की भीड़ को लेकर नारेबाजी करवाते हुए टिकट की दावेदारी पेश करने जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कल सुबह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम में जाते वक्त का, और अधिकारी ड्यूटी छोड़कर नेतागिरी करने लगे। जिला बिजनौर के कस्बा नजीबाबाद के मोहल्ला जाफ्तागंज में हत्या के आरोपी युवक ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहर खाने वाले युवक ने अपने ही पिता को चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से रफू चक्कर भी हो गया था। इस पूरे मामले में नजीबाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन अंत में आरोपी ने खुद ही जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मथुरा के नौरझील थाना क्षेत्र के गांव पारसोली में एक महिला की ओर से अपने बेटे को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मां अपने मासूम बच्चे को रस्सी से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रही है। तो वहीं वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक अन्य महिला अपने बच्चे को पीट रही है। मां को ऐसा न करने के लिए बार बार कह रही है, लेकिन बेरहम मां लगातार बेटे को पीटती जा रही है। राज्य सचिवालय में चल रही राज्य कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। राज्य के विकास कार्यों के लिए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, जिन पर आज बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि 29 मुद्दों पर चर्चा विस्तार से की गई। बताया जा रहा है कि 11% महंगाई भत्ते पर मुहर लगी है। तो वहीं गोल्डन कार्ड के मामले को लेकर आज कैबिनेट में इस मामले को चूंकि नहीं रखा गया, इस वजह से सचिवालय संघ में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला। तो बैठक के बाद सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। आज मंत्रिमंडल की बैठक में करीबन 27-28 प्रकरणों पर चर्चा हुई। 29 जिसमें 3 मामलों को डिफर किया गया और 2 प्रकरणों पर माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल ने व्यापक विचार विमर्श करने के बाद वो 2 मामले मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिए। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के हाउसफुल वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पलटवार किया।
गोंदियाल का साफ तौर पर कहना है ये हाउसफुल का बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आया कि जिन लोगों को इन्होंने शामिल किया उनके दरवाजे पर 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते इनकी नाक पर छाले पड़ गए। बाकी 15 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा हाउसफुल है और कौन सा खाली। वो इस बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी देहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। असलियत ये है, लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए। इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है। और पहाड़ों की रानी मसूरी के एक होटल में बॉलीवुड फिल्म सुमेरु का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस खास मौके पर फिल्म के अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म के निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने शिरकत करी। फिल्म में अविनाश ध्यानी हीरो की भूमिका में है, जबकि संस्कृति भट्ट अभिनेत्री के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के हर्षिल, धनौल्टी, देहरादून और मसूरी के साथ साथ सूरत में भी की गई है। तो वहीं फिल्म की हीरोइन संस्कृति भट्ट के अनुसार ये उनकी पहली फिल्म है और इसे लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। बारिश के अलावा धाम की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। तीसरी बार बर्फबारी हुई है। इसके बाद जो केदारनाथ की फिजा है वहां पर थोड़ी सी ठंड भी घुलने लग गई है, लेकिन बारिश और ठंड के इस मिले जुले मौसम में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।